कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 5 और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और हाँ, ये टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं हमने पढ़ी थी, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे। कुछ पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहते हैं, कल किताब में रह गया था कि जो वैद्युत बल रेखाएं है बेटा, ये आवेशों के परिमाण पर निर्भर करती हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन आईआईटी 2012 में पूछे गए, इसी टाइप से क्वेश्चन की किसकी बल रेखा ज्यादा होगी, अगर जिसका आवेश ज्यादा होगा उसकी बल रेखा ज्यादा होगी। तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हो। मतलब क्या हुआ कि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ये आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। यानी आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या है बेटा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी अगर मैं मान लूं कि पहली चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन n1 होगी, वो q1 पर डिपेंड करती है, n2 किस पर डिपेंड करती है, q2 पर। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर देखो, यदि हम मान लें इफ मान लें कि q1 ग्रेटर देन q2 है, तो किसका नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगा? n1 का ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका फील्ड लाइन ज्यादा। अब यहाँ ध्यान दो, हमने दो चार्ज बनाए। यहाँ पर एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 2q है, और यहाँ पर एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड -q है। तो इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, तो इससे कितने निकलेंगी? 8 निकलेंगी। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है प्लस से निकलती है और माइनस पर जाती है। ये देखो, प्लस से निकली और माइनस पर गई। ये क्या हुई? प्लस से निकली और माइनस पे गई। ये क्या हुई? प्लस से निकली और माइनस पर गई। और ये क्या हुई? प्लस से निकली और माइनस पर गई। अब यहाँ पर देखो, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को। अब ये अगर हम नियर से देखेंगे, अगर हम पास से देख रहे हैं तो हमें लगेगा इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर हम इसी चीज को दूर से देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा कि एक सिस्टम बन गया है। क्या बन गया बेटा? एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें केवल और केवल +q चार्ज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? +q चार्ज दिखाई देगा। और इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ पर देखो, हमारे पास बनेगा +q चार्ज, और इससे क्या होंगी? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। अब समझ गए ना? यानी अगर नेट चार्ज 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेगी। अगर मैं एक केस ले लेता हूं तो बताओ इसमें क्या कौन सा सही होगा। मैं आपको ले रहा हूं, मैंने एक +q ले लिया। एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि ऐसे दे दिया था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं 4 ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने यहाँ +q चार्ज लिया और यहाँ पर मैंने -q चार्ज लिया। समझ गए? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर जा रही, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे जा रही, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे पहला ऑप्शन तो ये हो गया। सुनो, +q और -q। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ +q और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फिर -q। एक ऑप्शन ये है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बताना है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। इसमें क्या हो रहा है? ऐसे जा रही और ऐसे जा रही। एक तो ये हो गया। तीसरा मैं ऑप्शन बना रहा हूँ +q चार्ज और एक -q चार्ज ले रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगेंगे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ +q चार्ज और -q चार्ज। इसमें क्या हो रहा है?
अब बता दो कौन सा सही है। पहला सही है। दूसरा क्यों नहीं सही? क्योंकि सर उसमें और दिखाएं यस सर। सुनो, पहला सही है क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जीरो होगी। इधर समझो। और यहाँ पर देखो, इसमें क्या हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस माइनस से निकल रही है जो कि गलत है, तो ये गलत, ये गलत। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, तो कौन सा सही होगा? तो अब आपको ये पता चल गया है कि अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगा। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इसको छोटा थोड़ा बना देता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये दिखाई देगा दूर से कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो अब आपको एक चीज पता चल गया कि कोई सिस्टम है तो सिस्टम में नेट चार्ज कितना है ये देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन डिसाइड करता है? पाँच यस सर, पाँच बना दिया। पाँच बना दिया, चलो ठीक है, चार बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक चीज ये देखना है कि नेट चार्ज अगर जीरो है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगा। अगर नेट चार्ज जीरो नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो नहीं होगा। समझ गया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो कब होगा, जब नेट चार्ज जीरो होगा। अब एक बात और आती है जो पॉइंट में आती है कि अगर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है बेटा, समांतर है और एक ही दिशा में तथा उनके बीच में दूरी भी समान है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक बल रेखाएं दे लो, बल रेखाएं यहाँ पर अगर मैं मानूं तो सभी बल रेखाएं अगर क्या है, अगर सभी बल रेखाएं, यही आप पढ़ोगे, सभी बल रेखाएं समांतर हैं। पहली बात क्या है, समांतर है। और क्या है बेटा, समान दिशा में, इसमें समान दिशा में, पहली बात समांतर है, समान दिशा में, तथा एक दूसरे से क्या है बेटा, एक दूसरे से समान दूरी पर है। क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर है। अगर ऐसा हो रहा है कहीं पर भी वैद्युत बल रेखाओं में, अगर ऐसा हो रहा है कि अगर सभी बल रेखाएं समांतर हैं, समान दिशा में और तथा क्या है बेटा, एक दूसरे से समान दूरी पर है, तो हम कह देंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, एक समान होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र एक समान। वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। समझ गए ना, वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो वैद्युत क्षेत्र एक समान होने के लिए सभी बल रेखाएं समान होनी चाहिए, समान दिशा में। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा, एक समान। देखो ये कौन सा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र होने के लिए ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए? तो सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है आवेश के प्रमाण के समानुपाती होती है, यानी आवेश का मान बढ़ाओगे तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है कि सभी बल रेखाएं अगर समांतर हैं, समान दिशा में और एक दूसरे से समान दूरी पर है, तो हम कह देंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, एक समान है। ठीक है, चलो नोट करो इसे, नोट करो, चले ना जाए तो। ठीक है, चालक में वैद्युत बल रेखाएं, हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि चालक में वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती है। यहाँ दो चालक ले रहे हैं, हम एक ठोस चालक ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं बेटा, खोखला चालक ले रहे हैं। ठोस चालक और दूसरा हमारा है खोखला चालक, यानी पहला है ठोस चालक और दूसरा है। अब हमें ये पता करना है, अब हमें ये पता करना है कि ठोस चालक क्या है, खोखला चालक। तो ठोस चालक एकदम भरा हुआ होता है, यानी ऐसा मैंने चालक बना लिया, ठोस चालक मैंने मान लिया, ये ठोस चालक है। तो अब ध्यान दो, हमेशा चालक में जो इनसाइड होगा, चालक के इनसाइड यानी चालक के अंदर इस बात को ध्यान देना, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो होता है। याद रखना, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। फिर नेट आवेश क्या होता है बेटा, क्यू नेट जीरो होता है। तो जब चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और नेट आवेश जीरो होगा तो कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। तो चालक के बाहर सतह पर, चालक के सतह पर आवेश होते हैं, क्या होते हैं बेटा, चालक के। और वैद्युत बल रेखाएं सदा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बाहर की ओर। ये ध्यान दो, चालक की बात में कर रहा हूं।
समझ गए? यानी चालक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ये चालक के अंदर की बात है। तो चालक के अंदर Q का मान क्या होगा? 0। तो कोई बल रेखा नहीं होगी। ये चाहे खोखला, ये क्या है बेटा? ठोस चालक है। खोखले चालक में तो यही रहेगा। खोखले चालक और ठोस चालक में वैद्युत बल रेखा एकदम समान होती है। समझ गए ना? यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी 0 होगा। और खोखले चालक को अगर हम ले लेंगे तो खोखले चालक में भी Q तो अंदर 0 रहेगा, कोई है ही नहीं। और इसके पृष्ठ पर ये आवेश। तो दो चीज आप चालक के अंदर समझ लो। चालक के अंदर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्या होती है बेटा? पृष्ठ के लंबवत बाहर। ये बात आप। और चालक के अंदर जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये चालक की वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में डिफाइन किया। समझ गए ना? ये बात आपको ध्यान देना है। क्यों होता है सर? क्योंकि नेट ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसके अंदर जो नेट आवेश है वो 0 हो जाता है। जितना प्लस उतना माइनस। नेट आवेश 0। और इलेक्ट्रॉन जाते कहां से है चालक के? बैलेंसर के इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो चार्ज कहाँ आएगा? बैलेंसर में आएगा, यानी बाहरी सतह पर आएगा। इसीलिए क्या होता है? नेट आवेश अंदर 0 होता है और बाहर 0 नहीं होता है। ये वैद्युत बल रेखाएं ये क्या है? ठोस चालक के लिए है। और ये क्या है बेटा? खोखले चालक के लिए। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बल रेखाएं बताना है। मैं यहाँ पर एक ये बताता हूँ। एक मैंने ये बना लिया, एक रॉड है। ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज। क्या बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। और इससे कुछ ही दूरी पर एक माइनस चार्ज रखा हुआ है। अब इसमें तुम्हें वैद्युत बल रेखाएं बनानी है। क्या बनानी है बेटा? तो याद रखना, ऐसे जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं। समझ गए ना? ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी क्योंकि प्लस से माइनस की ओर। ऐसे आपको कहीं भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अब आप हमें ये पता चल गया कि आप वैद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट समझा सकते हो किसी को कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनती है और वैद्युत बल रेखाएं मतलब क्या ये समझ में आ गया। ठीक है? परपेंडिकुलर जाती है ना सर? हाँ, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? तो चलो ठीक है, इसको नोट करो। इतना मैं नोट कर लूं। देखो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में ये बताना है कि कौन सा वैद्युत बल रेखा का निरूपण सही है। एक तो ये है चालक, ये चालक है। तो चालक में ये सही है? नहीं सही। मैंने क्या बताया कि चालक में जो भाई ये पृष्ठ पर तो है सही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। ये रेखा देखो, ये सब परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो, यहाँ तो एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस, ये भी नहीं सही। यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस है। हाँ, ये सही है। ये सही है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखा जो भाग रही है और एक दूसरे को काट नहीं रही। इसमें काट दी। तो अगर वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत की दो दिशा होगी जो कि असंभव है और ये हो ही नहीं सकता। यानी कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी सही है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को का निरूपण कैसा होता है। अगर मैं ये बात बताऊं, सुनो मेरी बात। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, प्लस क्यू है एक और एक ये प्लस क्यू। अब इसमें तो वैद्युत बल रेखाएं बनाना है। तो देखो इधर से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकल लेंगी। देखो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं निकाल रहे हैं, यहाँ से ऐसे निकाल रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ से ऐसे निकाल रहे हैं। ध्यान दो बेटा, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी ना, और ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से बाहर निकलेंगी। अब यहाँ पर देखो जैसे ही ये आगे बढ़ेंगी तो ये दोनों कट जाएंगी। अगर ये आगे बढ़ी, अगर मैं इनको ऐसे सीधा में बढ़ाऊं तो सीधा बढ़ाऊंगा तो एक दूसरे से काट देंगी। अगर ये काट देंगी तो असंभव हो जाएगा और ये कटना नहीं, तो ये तो आगे बढ़ेंगी फिर क्या हो जाएंगी ये देखो असंभव क्यों है सर? क्योंकि अगर काटेंगी वैद्युत बल रेखाएं बेटा, अगर जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अब काटेंगी तो इस बिंदु पर हमें पता है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। क्या होगी? दो दिशा। क्योंकि इस पर देखा तो क्या आपको पता है किसी वेक्टर का एक बिंदु पर दो दिशा हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक ही दिशा एक टाइम पर होगा, पर्टिकुलर टाइम पर। तो इसीलिए क्या होगा, ये असंभव है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये देखो, यानी यहाँ से एक सीख ये मिल गया कि जो वैद्युत बल रेखाएं है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? रिपल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करती हैं। क्या करती हैं? रिपेल करती है। यानी धनात्मक चार्ज को वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं बेटा? रिपल करती हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये भाग रही हैं। तो ये अब इस चित्र से तुमको स्पष्ट हो रहा है दोनों आवेश एक दूसरे से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों धनात्मक है, यानी धनात्मक आवेशों के बीच में क्या पाया जाएगा बेटा? आकर्षण बल जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया ना? नोट कर लिया ना? चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है,
वैद्युत द्विध्रुव क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और इसमें पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, और फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण आदि डेरिवेशन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, तो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है ये वैद्युत द्विध्रुव। क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव हमें पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है? देखो, वैद्युत द्विध्रुव में एक सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? सिस्टम, जिसमें क्या होता है, इस सिस्टम में एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा क्या होता है? माइनस क्यू आवेश। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के क्या होता है बेटा? समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे के बहुत पास स्थित होते हैं। क्या होता है बेटा? यानी ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और इसकी दूरी जो होती है, इसको इसका मिड पॉइंट वो है, मैं मान लेता हूँ इसकी दूरी यहाँ से यल है और यहाँ से ये दूरी यल है। कई किताबों में डी लिखा रहता है टोटल दूरी, यहाँ हम 2l मानते हैं। अच्छा 2l क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी जब हम डेरिवेशन लगाएंगे तो सरल हो जाता है, इसलिए हमने यल और यल मान लिया। समझ गए ना? यानी यहाँ पर हमारे पास जो द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव निकाय है, तो कैसे बताओगे? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो हम क्या लिखेंगे? एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु क्या होगा? परंतु विपरीत प्रकृति। क्या होगी बेटा? परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्थित होते हैं। इससे इस निकाय को क्या कहते हैं? इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान दो हमारे पास, यानी वैद्युत द्विध्रुव एग्जाम्पल अगर मुझे बताना हो तो क्या हो जाएगा? जैसे कौन कौन से वैद्युत द्विध्रुव है? या तो ध्रुवीय अणु, क्या होता है बेटा? ध्रुवीय अणु, जैसे NaCl, HCl, ये सब क्या है? H2O, ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। यानी जैसे हम लिख रहे हैं HCl लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? NaCl। लेकिन ये सब केमिस्ट्री में है ना। हाँ, अरे तो ये मॉलिक्यूल है ना, और H2O, ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। इनके मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसमें एक टर्म आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है बेटा? दूसरा टॉपिक आता है, इसमें समझ में आता है कि ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है? सुनो मेरी बात। जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, अब यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। आपको पता है वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसमें एक टर्म आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा होती है P। इसको किससे लिखते हैं बेटा? P से लिखते हैं, वेक्टर P से। और ये P होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसकी दिशा से माइनस से प्लस की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको समझ लो क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? यानी आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी
के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी हम अगर लिखें तो वैद्युत द्विध्रुव में इसे किससे निरूपित करते हैं? पी से वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखते हैं तो P बराबर होता है Q इंटू इनके बीच की दूरी क्या है बेटा? 2L। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। अभी ये एक सदिश राशि है। क्या है बेटा? सदिश राशि है, तो इसका मात्रक क्या होगा बता दो मुझे। मात्रक होगा आवेश प्रति दो मीटर, कूलाम मीटर। यानी कूलाम आवेश मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। और ये इसकी दिशा किधर होगी? दिशा बता दो। ऋणावेश से धनावेश की ओर। यानी ये होता है उल्टा होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टा होता है। यानी ऋण आवेश से धनावेश धन आवेश, समझ गए ना? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है बेटा? वाई एक्सिस। थोड़ा देखो क्वेश्चन इसका लगाने का मतलब तो थोड़ा आपका माइंडसेट हो जाए कि आईआईटी यूनिट कोई बड़ी चीज नहीं, ये एनसीईआरटी से जनरेटेड है। इसके क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है -2 आवेश ले लिया, इधर डाल दो। और यहाँ पर हमने एक आवेश ले लिया है, यहाँ पर +q है, ये पॉइंट ये पर, और एक आवेश यहाँ पर है जो +q है, और ये पॉइंट हमारा B। अब ध्यान दो, ये पॉइंट हमारा वो इधर देखो, हमें इसमें नेट आवेश की गणना करनी है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि इसका नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है। ये दूरी समझ लो कितना होता है। ये दूरी कितना है बेटा? ये दूरी मैंने ये मान लिया, और ये दूरी भी हमारा क्या है बेटा? ये। समझ गए ना? ये दूरी हमारा ये। अब आपको नेट आवेश की गणना करनी है, तो सुनो मेरी बात। ये तो क्वेश्चन नोट हो गया ना आपका। अब इसका आंसर कैसे लगाओगे? हम इसको थोड़ा सा, ये जो 2q आवेश है इसको हम तोड़ रहे हैं। हम इसको क्या लिख रहे हैं? एक बार यहाँ -q लिख दे और एक बार यहाँ, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ दो द्विध्रुव बन गया, एक ये है और एक अच्छा, यहाँ पर इसकी दिशा किधर होगी? इधर की होगी वेक्टर पी, और इधर भी क्या होगा? इधर की होगा। समझ गए ना? यानी दो दिशा। तो नेट किधर होगा? नेट हमेशा किधर होता है? नेट जो P होगा वो हमेशा किधर होगा बेटा? इसको P1 मान लो, इसको P1 मान लो। दोनों सेम होंगे क्योंकि आवेश सेम है, तो क्या होगा? परिमाण भी सेम होगा। अब आपको नेट आवेश, नेट द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो देखो, आपको पता है कि अगर दो वेक्टर, इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक वेक्टर P1 इधर है और एक वेक्टर क्या है बेटा? P2 इधर। ये तो हुआ। तो नेट वेक्टर हमें याद करना है, किसको? P याद करना है। तो हम क्या लगाते थे फार्मूला? अगर वेक्टर ए और बी होती थी तो यहां से हम लगाएंगे P बराबर P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू क्या होता है? cos 90। अरे तो दोनों वेक्टर के एंगल के बीच क्या है? 90 है ना? तो cos, ये तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी इसको हम कर देंगे 0। तो हमारे पास क्या है? P1 स्क्वायर प्लस, अब इसका मान उठा के रख दो, तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा? √2P1 इसको P2 मान लीजिए। अब यहाँ पर तो ये P2 हो गया। अब हमें ये बताओ P1 का मान कितना है, जरा हमें बताओ तो। P1 बराबर क्या होगा? A, और P2 बराबर भी क्या होगा बेटा? यानी P1 और P2 क्या आपस में बराबर है, तो एक बीच की दूरी है ना, ये तो हुआ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर ये बराबर क्या होता है? यहाँ पर छूट दो, सॉरी बेटा। हम P1 निकालो तो P1 बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू ए, और P2 बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू ए। एक आवेश और उनके बीच की दूरी, ये तो होगा। उठा के रख दो इसमें, तो जब रखोगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर √Q इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का होल स्क्वायर।
अब जब हम होल स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 यानी √2 QA बस ये तो आ जाएगा P बराबर हाँ यस सर ये हमारा और क्या आ गया कूलाम मीटर क्या आ गया बेटा कूलाम मीटर तो देखो सवाल लग गया ना यानी आप अब यहाँ पर अगर मान दे दे तो आप रख के लगा सकते हो ठीक है यस चलो तो वेक्टर जो तुमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ये P1 वेक्टर है इस P1 को दो हम यहाँ पर इसको P1 यहाँ पर दो सॉरी P1 है ये और ये P2 तो P1 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं ये देखो हो गया कि नहीं हो गया यानी ये P1 वेक्टर इधर भी शिफ्ट हो सकता है पैरेलल शिफ्टिंग यानी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं तो ये दो पाइथागोरस पर में लगा दो उसी से आ जाएगा यस समझ गया ना तो ये आप इसको सॉल्व करो लेकिन फिर वैद्युत द्विध्रुव हो गया अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी क्या होगी बेटा तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें पूछेगा वैद्युत पहला आपको पहला डेरिवेशन इसका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस उसकी अक्षीय स्थिति में उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या याद करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है हम यह जान रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे यहाँ ध्यान दो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है सपोज वैद्युत द्विध्रुव हम ले रहे हैं पहले मान लेते हैं कितने क्या होता है ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा है AB इस पर प्लस Q चार्ज है और इस पर माइनस समझ गए इसका मध्य बिंदु वो है देख लो ना ये मध्य बिंदु वो है इसकी दूरी क्या होगी L होगी इसकी दूरी क्या होगी L अब इसी के अक्ष में हमने इसी के क्या किया बेटा अक्ष में एक बिंदु ले लिया P तो देखो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है इस बिंदु पर बाहर की ओर होगी ये तो होगा देखो इसको कुछ देर के लिए मान जाओ कि ये नहीं है तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी अंदर की अंदर की ओर होगी अब यहाँ पर देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा क्या है विपरीत है तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा इन दोनों के रिजल्टेंट से ही नेट वैल्यू से निकले अब मैं मान लेता हूं यहां से दूरी क्या होगी इस पॉइंट से P की दूरी मैंने मान लिया माना कि R दूरी पर ये बिंदु P है P कहां पर है बेटा वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P R दूरी पर एक बिंदु P R दूरी पर एक बिंदु मैंने P ले लिया ठीक है अच्छा ये बताओ तो यहां से दूरी कितनी होगी अच्छा ये बताओ इतना R इतना L तो इतना क्या हो जाएगा R प्लस यानी ये दूरी हो जाएगा R प्लस हो जाएगा अच्छा ये दूरी क्या हो जाएगा यहाँ से यानी क्या हो जाएगा R माइनस समझ गए ना देखो इतनी दूरी मैंने R मान लिया है तो इतना देखो इतना L जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा R प्लस है इतनी दूरी R इसमें में से L घटा दोगे तो क्या हो जाएगा R माइनस है अब हमें दूरी पता चल गई तो हम लिखेंगे कैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तनांक क्या है बेटा K है मैंने मान लिया मान लो ऐसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर दो माना लिख देता हूँ माना वैद्युत द्विध्रुव तो इसी चित्र से लेंगे लिखोगे आप माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या बेटा R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में क्या है उसकी अक्षीय स्थिति देखो मान लिया माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है बेटा में एक बिंदु P है और जिस पर हमें क्या याद करना है जिस पर
जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी समझ गए ना। यहाँ पर देखो, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है और उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करें। अब देखो मेरी बात, अब हम इसके कारण पहले निकाल लें। बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको मैंने बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वो आप जानते हो, अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो, हम पहले पढ़ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या करेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण। चित्र से लिख लो, चित्र से, बहुत आसान डेरिवेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हो जाएगा K Q अपान R प्लस L का, ये तो होगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EB बराबर क्या हो जाएगा, K Q अपान R माइनस L का होल। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होगी O से PQ, ये तो होगा, और इसकी दिशा किधर होगी, P से O की, समझ गया, यानी इसकी दिशा होगी O से P की। अब हम देखो, यहां तक हो गया ना, समझ में आ गए। अब देखो कौन ज्यादा है, हमें ये बताओ, ये ज्यादा है कि ये कैसे लगाओ, ये R प्लस एल है, R प्लस एल ज्यादा है कि R माइनस एल, ये ज्यादा है। और किसी संख्या को ज्यादा से भाग करोगे तो वो कम आएगा ना, आएगा कि नहीं, ये संख्या ज्यादा है, ये संख्या कम है, और किसी भी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करोगे तो उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब EB ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो नेट वैल्यू क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, आप बताओ, नेट वैल्यू क्षेत्र, नेट वैल्यू क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, किसमें में से घटाएंगे, EB माइनस, किसमें घटाएंगे, EB माइनस E, ये तो हो जाएगा। अगर तुम्हें EB का क्या है, K Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस K Q अपान R प्लस एल का, ये तो हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान दो, हम इसमें अगर हम कॉमन करें, K Q कॉमन हो जाएगा, तो K Q को बाहर कर लो और इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान R प्लस एल का, ये तो होगा ना जब हम कॉमन करेंगे। अब हम क्या करें, इसको इससे गुणा कर दे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मुझे बता बेटा, E K Q यहाँ पर देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और बटा हो जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल का, और RL आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर, हाँ, K Q, अच्छा ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, यानी ये आ जाएगा 4RL, क्या आ जाएगा बेटा 4RL आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको जब तुम ओपन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका E बराबर दो K Q, ये दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस, ये तो हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, तो यहाँ से क्यों कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये 4RL आएगा,
और अपान क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगा, हाँ, ये हमारा आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको कि जो ये वैल्यू है ये एंगस्ट्रॉम में है। क्या है बेटा, एंगे माइक्रोमीटर में है, एंगे बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है। यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो यल की वैल्यू हो सकता है 0.0011 मीटर को और आर की वैल्यू हो सकता है 10 मीटर। अब बता दो इसके कंपेयर में ये क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। कम किया। छोटी संख्या का जितना भी स्क्वायर करेंगे हम, छोटी संख्या को जितना भी स्क्वायर करेंगे वो वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी और बड़ी संख्या उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ जाओ कि मैं मान लेता हूं डिनो दैट यहाँ पर देखो आर क्या है, आर इज ग्रेटर देन यल, आर इज ग्रेटर देन यल। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, वेरी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। तो हम इस यहाँ पर लिख सकते दिस इंप्लाई दैट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर किसके हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के। ठीक है, ये समझ गए ना। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। Yes, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर cos को v। यहाँ पर अगर ये वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, इतना सॉल्व करो पहले तो उसके बाद में स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर रख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर आ जाएगा के क्यू 4rl। ये तो आएगा अपान हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब आर पावर। और तो एक आर से आर पावर 4 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो मैं के यहाँ पर लिख देता हूँ 2 into 2ql जी सर। अपान आर क्यूब लिख सकता हूँ। यस सर। तो 4ql होगा, हाँ, 4 को मैंने 2 into 2ql। अच्छा 2ql क्या है, अभी आपने पढ़ा p वैल्यू दे दो आगुण। अब यहाँ पर k का मान उठा के रखो तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा, k into में 2p upon r cube। क्या हो जाएगा e into 1 अपान k 4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा 2p upon में r अपान आर क्यूब। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं p बराबर क्या होता है बेटा 2ql। यस। अब यहाँ पर बताओ इस e की दिशा किधर होगी, कौन जा रहा है, सर ज्यादा eb ईबी जा रहा है। यानी जो नेट ई होगा उसका दिशा क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, होगी। तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो क्या होगी बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 2p वेक्टर और इनटू क्या हो जाएगा बेटा 2p वेक्टर और ये हो जाएगा 2p अपान आर क्यूब इनटू आर कैप। मात्रा क्या होगा बेटा न्यूटन मीटर और इसकी दिशा किधर होगी, P से O की ओर। इसकी दिशा क्या होगी, P से O की ओर। अब यहाँ ध्यान दो, आपको ये समझ में आ गया ना कि यहाँ से होता है। तो ये आपका नेट वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आ गया। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आया वो ई बराबर क्या है बेटा, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपान r क्यूब इनटू r वेक्टर। ठीक है, तो आज आपको ये चीज समझ में आ गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस चीज का हम क्या करेंगे बेटा अध्ययन करेंगे। ठीक है।